हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपने स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सीटेट 7 जुलाई के हिंदी पेडागॉजी के बारे में बात करेंगे और ये टॉप 50 क्वेश्चन है और इन 50 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करिएगा। और कम समय में ज़्यादा प्रश्न व्याख्या के साथ लिए जाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं क्या क्या आज की क्लास में है और कितने प्रकार के प्रश्न हैं और कैसे प्रश्न हैं। पहले क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभव, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है। यानी कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बच्चों की वरीयता को समझता है, जो बच्चे प्रमुख भागीदारी जहाँ निभा रहे हैं, बच्चे सक्रिय हैं, ठीक है, उनकी बात और उनके अनुभव को सुना जा रहा है। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। क्या होगी? शिक्षार्थी, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विस्तारवादी। तो आपको पता है जहाँ पे बच्चों की सारी बातें सुनी जाए, यानी कि सारी बातें का मतलब है कि जो वो कहना चाहते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी चीज़ उनको सुना जाए और वो अपनी बात रख सकें शिक्षक के सामने, सहपाठियों के सामने, अपने क्लासमेट के सामने, ठीक है। तो वहाँ पे उनको एक बाल केंद्रित हो जाएगा कि ये जो क्लास है वो बच्चों के हिसाब से चल रही है, ऐसा नहीं कि टीचर अपने हिसाब से चला रहा है ना। तो बाल केंद्रित दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है? बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक है। तो वह अप्रासंगिक नहीं है। बाहर, विद्यालय के बाहर जो भी सीखा जाएगा वो बच्चे के लिए बेहतर होगा, प्रासंगिक होगा, अप्रासंगिक थोड़ी होगा। तो ये तो गलत हो गया। शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, शिक्षार्थी जो अनुभव कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं एनवायरनमेंट को लेके, सब्जेक्ट को लेके, टीचर को लेके, क्लासमेट को लेके, वो अपनी बात को अपने सहपाठियों से या शिक्षक से या किसी से भी अपनी बात रख सके, ये महत्वपूर्ण है। तो ये तो पॉजिटिव बात रही। शिक्षक को सदैव कक्षा निर्देशों में आगे रहना चाहिए। सिर्फ कक्षा निर्देश में ही आगे नहीं रहना चाहिए, अभी तो बच्चों के हाव भाव, व्यवहार और उनकी पाठ्य सामग्री, बहुत कुछ चीज़ें हैं, सिर्फ कक्षा निर्देश ही नहीं है, ठीक है। तो ये उतना परफेक्ट नहीं रहा। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों पूरी तरह से वो स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं कर सकते? क्यों आप उनके सोचने पे प्रतिबंध लगाएंगे? ऐसा तो है नहीं कुछ ना। तो ये भी सही नहीं है। हम बच्चों को रोक नहीं सकते सोचने से या कुछ भी क्रिएटिव करने से ना। तो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन आपका दूसरा रह जाएगा और दूसरे का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात कर ली जाए, यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़े गतिविधि में संलग्न करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि कक्षा में पाठ नया शुरू होने वाला है, लेसन नया शुरू होने वाला है, उसके पहले कुछ मनोरंजन करवा लेते हैं, हम एक्टिविटी करवा लेते हैं बच्चों से, या कोई पोएम कहलवा लेते हैं ना। तो वो उसका क्या मेन मुद्दा है, क्या मकसद है उनका? उसका विद्यार्थियों का ध्यान हटाना, पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना, कार्यभार को कम करना, विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। तो देखिए, ध्यान हटाना नहीं है बल्कि ध्यान लगाना है विद्यार्थियों का ना। पूर्व अनुशासन करने के लिए आपको गतिविधि कराने की क्या ज़रूरत है? अनुशासित अगर आपको बच्चों को करना है तो आप निर्देश देंगे। और ऐसा भी अनुशासन नहीं करना है कि ऐसे भी बच्चों को डिसिप्लिन में नहीं रखना है, अनुशासन में नहीं रखना है कि बच्चे अपनी बात न कह पाएँ, उन्हें प्रॉब्लम हो। बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें बच्चों को वॉशरूम लगी होती है क्लास 4th 5th, और कुछ नर्सरी के बच्चे भी होते हैं जो, अगर प्राइवेट स्कूल में अगर आप हो तो पता होगा आपको, तो वहाँ की शिक्षिका या शिक्षक जो है वो क्लासरूम से बाहर जाने ही नहीं देते ना। वो ऐसे एक
एक रूल नियम कुछ स्कूलों में बना होता है कि एक पर्टिकुलर किसी बेल में ही बच्चे बाहर निकल सकते हैं, उसके पहले किसी बच्चे को अगर इमरजेंसी वॉशरूम लगी हो तो बच्चा क्या करेगा ना। तो ऐसा भी अनुशासन नहीं होना चाहिए। कार्यभार को कम करना, कार्यभार को कम करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कार्य तो आपको करना पड़ेगा एज अ टीचर। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हम बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उत्साह उनमें भरना चाहते हैं, ताकि नया जो पाठ शुरू होने वाला है उसमें बच्चा थोड़ा सा उत्साहित रहे, रुचिकर रहे, इंटरेस्ट ले। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से अन्य कौशल सीखते हैं। यह किस विचार के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोत्स्की और स्किनर। यानी कि कहा जा रहा है कि मनुष्य सभी काम जिस प्रकार से सीखता है उसी तरह से भाषा भी सीखता है। तो ये बात स्किनर ने कही है। किसने? स्किनर ने। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? क्रिएटिव कक्षा होगी तो उसमें बच्चा क्या कर रहा होगा? समूह में अंतरक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाज़ करते हैं। सही बात है ना कि अंतःक्रिया कर रहे हैं। अपने कॉपी में सभी विकल्प लिखते हैं, केवल शिक्षक के साथ अंतःक्रिया करते हैं, ये नहीं ठीक है। किसी भी तरह की अंतःक्रिया मतलब कुछ करेंगे नहीं, ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे, सिर्फ देखेंगे, सुनेंगे और बोलेंगे नहीं, नहीं हाथ पैर हिलाएंगे, ना ही जाएंगे आएंगे कहीं, नहीं अपनी बात किसी से रखेंगे, ना खेले कूदेंगे, तो ये थोड़ी कि अंतःक्रिया ही नहीं करेंगे, मतलब कि बातचीत ही नहीं करेंगे किसी से। अंतःक्रिया का मतलब ये रहा। अपने कॉपी में सभी विकल्प, सिर्फ लिखने से विकल्प नहीं। रचनावादी का मतलब है जहाँ बच्चा क्रिएटिव हो, समूह में अंतःक्रिया कर रहा हो, जहाँ पे कक्षाएं होंगी, थोड़ी बहुत आवाज़ें वहाँ पे होंगी बच्चों की। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता? नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। चयन तथा श्रेणियों में बांटना, यानी कि बच्चों को चयन करें और उन्हें ग्रुप में या एक अलग अलग कैटेगरी में बांट दें, तो यही तो सबसे गड़बड़ लग रहा है। आगे पढ़ लेते हैं। विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, एकीकृत तरीके से शिक्षण कराना, अधिक से अधिक अवसर देना। तो एकीकृत शिक्षण जो है वो तो सही है, क्योंकि इंडिविजुअल आपको बच्चों को पढ़ाना है। 20 बच्चे आपकी क्लास में है तो प्रत्येक बच्चों को उनके हिसाब से हमें क्या करना है, पढ़ाना है ना, तो सही है। लेकिन हम उनको बांट नहीं सकते हैं, किसी भी श्रेणी में नहीं बांट सकते, यही नेगेटिव है। छठवें का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए किस तरह की कक्षाई परिवेश उपयुक्त है? यानी कि बच्चा एक दूसरे की बात को समझे और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने में डिस्कस कर सके ना, क्योंकि आप जानते हैं कि टीचर से ज़्यादा हम अपने क्लासमेट से पूछते हैं तो ज़्यादा चीज़ें कंफर्म होती हैं, कन्फ्यूजन जो थोड़ी बहुत रह जाती है। और ये आप भी मानते होंगे कि कुछ क्लास में ऐसे टीचर्स होते हैं जिनकी बातें या जिनकी लैंग्वेज, वो पढ़ाते तो अच्छा लेकिन लैंग्वेज उतनी समझ में नहीं आती, तो हम अगर वो बात अपने क्लासमेट से पूछते हैं तो वो बेहतर बताते हैं, क्योंकि उनके समझाने का तरीका थोड़ा सा अपने हिसाब से होता है। अगला ऑप्शंस देखते हैं कि विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, चयनित शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, विविधता वाले शिक्षार्थी वाली विशिष्ट कक्षा। अब जैसे अलग अलग बच्चे तो हैं तो ठीक है, विविधता तो क्लास है, विविधता वाले बच्चे तो हैं, लेकिन विशिष्ट कक्षा सही नहीं है ना। चयनित से जब चयन किए हुए, विशिष्ट कक्षा की कोई बात ही नहीं है। चयनित, अब बच्चे कुछ गिने चुने हैं, जो 10-20 में 20 बच्चे हैं मान लीजिए पूरे क्लास में, और 5 बच्चों को आपने एक समावेशी कक्षा में रख लिया, तो ये कोई मतलब नहीं है। समावेशी कक्षा का मतलब है सारे बच्चे, 20 बच्चे जिस भी प्रकार से हैं आप उन्हें एक साथ लेके पढ़ाएं, समझाएं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग नियम से, विविध तरीक़ों से हम बच्चों को सिखाएं। तो यही सातवें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि तभी हमें लगेगा ये विविध क्लास है, रचनात्मक क्लास है, सहपाठियों द्वारा बच्चे अपनी बात को कर पा रहे हैं। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यानी कि रेमेडियल टीचिंग की बात हो रही है। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि कोई समस्या हो तो उसके समाधान के लिए
हमको क्या करना चाहिए, ये बात। तो क्या उद्देश्य नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन पर ध्यान देना है हमें। अप्रभावकारी आदतों को हटाना, यानी कि जो चीज़ें सही नहीं है, प्रभाव नहीं कर पा रही हैं, प्रभावी नहीं है बच्चों के लिए, उन्हें हटा दीजिए। तो सही बात है, जो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखती हैं उन्हें तो हटा देना ज़रूरी है, सही है। उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ना जो उन्होंने सही तरह से नहीं सीखे हैं, बिल्कुल जो नहीं अच्छे से बच्चे ने सीखा है उसको अगर वो दोबारा पढ़ता है, रिवाइज करता है, वो चीज़ें आप याद हो जाएंगी या समझ पाएगा बच्चा। अगर याद न कहे तो समझ पाएगा बच्चा उसको। शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना, रटाने की बात बिल्कुल गलत है। तो ये तो सबसे आसान प्रश्न हो गया, 8वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम होता है, यानी कि बच्चे क्लास में पढ़ें लेकिन इंटरेस्ट से पढ़ें, वाद विवाद करके पढ़ें, अपनी बातों को, अपने तर्क को रख पाएँ, तो वो कौन सा उपागम है? संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद विधि, निमंजन विधि। तो 9वें क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो एक संप्रेषणात्मक उपागम है जहाँ पे बच्चा प्रतिभागी हो, ठीक है। भाषा पढ़ाते समय बच्चा तर्क वितर्क कर सके, विचार विमर्श कर सके, वाद विवाद कर सके, तो ये संप्रेषणात्मक उपागम हो जाएगा। 9वें का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना चाहते हैं, ठीक है, शिक्षण कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, यानी कि 20 बच्चे हैं क्लास में, हर एक बच्चे की शिक्षण शैली, अधिगम शैली की किस प्रकार से बच्चा सीख रहा है। कुछ बच्चे जल्दी सीखेंगे, कुछ बच्चे तेज, उससे भी बहुत तेज सीखेंगे कि आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ चीज़ समझाएंगे या लिखेंगे, बच्चा उसको पकड़ लेगा क्योंकि उसकी जो आस पास पड़ोस की जो चीज़ें होंगी वो बेहतर होंगी। और कुछ बच्चा वही होगा जो उतना सोच नहीं पा रहा है या उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है क्लास में, तो वो तो कम सीखेगा, वो तो धीरे सीखेगा लेकिन थोड़ी सी उसकी स्पीड स्लो होगी सीखने की, लर्निंग की। तो ऐसे में आप क्या करेंगे ना, अधिगम शैली को ध्यान में रख के आप कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे। देखते हैं, बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। ये बात भी सही है कि बच्चा जिसमें बच्चे की रुचि है उसमें बच्चा ठीक है अपनी उस गतिविधि में भाग ले, ये सलाह देनी चाहिए, ये भी सही है। लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन की हमें ज़रूरत होती है एग्ज़ाम प्रोसेस में या सीटेट के पेडागॉजी में अगर बात कर लिया तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। योगात्मक आकलन परीक्षा में बैठने से पहले सभी पाठकों की पुनरावृत्ति करना, यानी कि दोहरा लेना, यानी कि योगात्मक जब सबमेटिव असेसमेंट हो बच्चे का, लास्ट में योगात्मक आकलन हो तो बच्चा सारे जो सब्जेक्ट है उसको रिवाइज कर ले, ठीक है। लेकिन उतना बेहतरीन नहीं होगा, रिवाइज करने को या पुनरावृत्ति करने को, दोहराने को उतना बढ़िया पेडागॉजी में नहीं माना जाता। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है, विद्यार्थियों को जल्दी जल्दी परीक्षा लेनी चाहिए। क्यों विद्यार्थी भागा जा रहा है कहीं? बिल्कुल ये नहीं होगा। विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधि है, बिल्कुल सबसे सही ऑप्शन ये है कि यहाँ पे वैरायटी, विविध अलग अलग प्रकार की बातों को संबोधित किया जा रहा है कि जितने भी बच्चे हैं उनको उतनी विधि से आकलन करना है, तब आप अधिगम शैली में उनके ध्यान रख पाएंगे, यानी कि 10 का 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षण विधि है? कौन सी शिक्षण विधि सबसे अच्छी विधि है भाषा की कक्षा में? शुद्ध उच्चारण पर बल देना, ये भी ठीक है, हो सकता है कुछ। पुस्तक की पाठ्य सामग्री को स्वर पढ़ना, ये भी हो सकता है। शुद्ध उच्चारण तथा भावों के साथ पढ़ने पर बल देना, यहाँ पे बल देना रहेगा। शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द से संपदा पर ध्यान देना, शब्द संपदा पर ध्यान देना होगा। 11 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आप सही चूज़ किए होंगे, क्योंकि चौथा ऑप्शन यहाँ पे रुचि के हिसाब से, बच्चों के रुचि के हिसाब से हमें शिक्षण विधि को करना है, तभी वो भाषा की क्लास में बच्चा रुचिकर हो पाएगा, अपनी
अपने जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर कर पाएगा, क्योंकि जिस भी सब्जेक्ट में आपकी रुचि रहती है, जैसे आपको मैथ पढ़ना पसंद है और आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना पसंद है, तो आप मैथ में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, आप पूरे दिन मैथ के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश पसंद नहीं है तो आप उसकी रीडिंग भी उतना बेहतर नहीं करना चाहेंगे, ना ही उसे 20 मिनट या आधे घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा आप उसको रीड नहीं करना चाहेंगे, पढ़ना नहीं चाहेंगे। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बच्चे के रुचि के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों को सिखाने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है बशर्ते, यानी कि जो भी बच्चा सीखना चाह रहा है उसमें बच्चा बहुत बेहतर मास्टरी हासिल कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा पढ़ ले बच्चा कि उसको पढ़ा दे किसी को, इस प्रकार से प्रेरित किया जा सकता है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है उसके लिए, बशर्ते वे जानते हों कि परीक्षा में विषय वस्तु के प्रति उनकी समझ के लिए उनकी परीक्षा ली जाएगी, उन्हें विश्वास हो कि जो काम भी कर रहे हैं या वो कर रहे हैं वो रोचक है तथा उनके स्वयं के लिए शिक्षक के जीवन से संबंधित है। शिक्षक के जीवन से संबंधित होकर क्या करेगा, बच्चे के जीवन से संबंधित होना चाहिए। उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन दिए जाएंगे या मिलेगा। वो इस बात को महसूस करती हूँ कि एक तरह के कार्य में भी अपने सहपाठी से बेहतर निष्पादन कर सकते हैं, तो सहपाठी से बेहतर करें या कम करें इस पर ध्यान नहीं देना है उन्हें ये ध्यान देना है कि वो पहले से कितना अच्छा सीखे हैं ना। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं ध्यान देना चाहिए कि मेरे अगल वाला या बगल वाला, मेरा भाई या मेरा दोस्त कितना पढ़ रहा है। ये भी सही है कि आप देखें कि वो 10 घंटे पढ़ रहा है और आप 20 मिनट पढ़ रहे हैं, इसमें तो अंतर है ही। लेकिन हाँ, ये नहीं देखना चाहिए कि वो मुझसे ज़्यादा तेज़ है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन हाँ, आप रोज़ बेहतर हो अपने पहले वाले कल से, तो वो बेहतर है। तो यहाँ पे अगर बात कर ली जाए कि बच्चों को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जा रहा है, पूर्वाभास हो जाए बच्चे को कि उन्हें जो भी मिलेगा यहाँ से, जो भी वो सीख रहे हैं उसे उन्हें कुछ सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब ये नहीं है कि कुछ दिया ही जाए, मतलब उन्हें लाइफ में कुछ अच्छा अचीव होगा ये चीज़ करने से या पढ़ने से या सीखने से ना। तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनर्बलन की बात तो बिल्कुल सही नहीं होती, लेकिन पुनर्बलन 2 प्रकार के हो जाते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो यहाँ पे सकारात्मक पुनर्बलन की बात कही है, इसलिए सभी ऑप्शन में ये ऑप्शन बेहतर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, यानी कि प्रशिक्षण के लिए क्या उतना बढ़िया नहीं होगा। शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना, जीभ तथा होठों की सही स्थिति का अभ्यास करना, शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि जो वास्तव में हो रहा हो उन पे वो बात करिए, तो बढ़िया बात है। शिक्षार्थियों को 1 मिनट के लिए बोलने का अवसर देना ताकि आप उनकी त्रुटियों का निदान, बस 1 ही मिनट बोलने दीजिए, उससे ज़्यादा बच्चा न बोले। देखिए, प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती जो वो चीज़ें ये हैं, शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अच्छा भाषण देने के लिए चौथा ऑप्शन ही इसमें ये रहेगा कि 1 मिनट बच्चा अगर बोलेगा तो आप बहुत कुछ इसमें नहीं समझ पाएंगे। 1 मिनट के भाषण में बच्चा क्या बोलेगा ना, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 का क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के उप कौशल हैं 2, 4, 5 या 3। अगर बात कर ली जाए कि भाषा कौशलों की जो उपभाषा है, यानी कि उपभाषा कौन कौन सी है, वो 2 है, ठीक है। तो चौथे 14 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं ये कमेंट बॉक्स में आप नोट डाउन करके बताएं। बोधगम्य निवेशों पर विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, स्टीफन क्रेशन, चॉम्स्की, स्किनर। और तो आपको पता है ये क्रेशन जी हैं, यानी कि 15 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। विकास तथा अनुभव के विकास के लिए विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण है। कुछ अच्छा सीखने के लिए, कुछ बेहतर सीखने के लिए एक नियम का आयु जरूरी है, ठीक है।
विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुई अनुभवों पर अधिगम पर बहुत प्रभाव होता है। यानी कि जो समय चल रहा है विकास का, उसमें आप क्या अनुभव कर रहे हैं वो अधिगम पर प्रभाव पड़ेगा, ये भी बात सही है। अधिगम के दौरान चुनौतीपूर्ण अनुभवों पर विकास पर गहरा प्रभाव होता है। अधिगम तथा विकास के लिए अनुभवों की अपेक्षा विशिष्ट अवधि महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अनुभव जरूरी नहीं है लेकिन विशिष्ट अवधि महत्वपूर्ण है। 16 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो ये उतना सही नहीं होगा। फोर्थ वाला, विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है जहाँ पे कहा जा रहा है कि विशिष्ट अवधि के दौरान अनुभवों का अधिगम पर अधिक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, जो भी आप विकास के दौरान सीखते हैं, यानी कि जैसे आप बच्चा अगर 4 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, तो उनके दौरान जो भी उनके अनुभव होंगे वो विकास पर प्रभाव पड़ेगा, उनके अधिगम पर, उनके आगे चल के वो जो भी नया सीखेंगे उस पर उन्हें प्रभाव पड़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। माँ के द्वारा शिशु को बोली जाने वाली दुलार की भाषा को किस रूप में बेहतर जान सकते हैं? यानी कि जो माँ अपने बच्चों को दुलार कर बोलती हैं वो। बबलाना, अनुकरण के माध्यम से अधिगम, बाल केंद्रित वाचन, सक्रिय अनुकूलन। 17 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो ये बाल निर्देशित वाचन है। ठीक है, बच्चे को समझने वाली, ताकि बच्चा उस बात को दोहरा सके, इसलिए माँ उसको दुलार से, प्यार से, सभी लोग, माँ ही नहीं जो आसपास में उनके दादा दादी, बहन भाई या जो भी बड़े होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में शिक्षार्थी काबुलीवाला की कहानी पढ़ते हैं। बाद में उन्हें कहानी के कुछ दृश्यों की पृष्ठभूमि से संबंधित चित्रात्मक सामग्री व संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है। यानी कि काबुलीवाला को पढ़ते हैं, उसके बाद उन्हें उनके कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं और उनको वर्णन किया जाता है। चित्रों में वर्णित या 2 दृश्य का कुछ शिक्षार्थियों द्वारा अभिनय किया जाता है। बच्चे उसका नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं, रोल प्ले करते हैं। शिक्षार्थी अभिनय किए गए दृश्यों को देखते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब कुछ बच्चे जो होते हैं उनके अभिनय को देखते हैं, नाटक को देखते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अवलोकन, संदर्भीकरण, संज्ञानात्मक उपागम, सहयोग। तो वो जो किताब में पढ़ रहे हैं, जो नाटक हो रहा है, उसमें क्या करेंगे? देखेंगे क्या कॉमन है, क्या अलग हो रहा है, किस प्रकार से कुछ बनावटी है ना, तो यहाँ पे अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बच्चे चीज़ों को अवलोकन करेंगे ना। 18 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वह कौन सा परीक्षण है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में विद्यार्थियों की उपलब्धि का मापन किया जाता है? वह कार्य जिसमें विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, वो क्या है? निपुणता परीक्षण, उत्पाद परीक्षण, व्यक्तिपरक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। 18 के सही क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो ये निपुणता परीक्षण है कि बच्चे ने कितना सीखा है उसका हम क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, तो ये निपुणता परीक्षण है, मास्टर बेस्ड है। 20 क्वेश्चन की बात करें तो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के पठन अवबोधन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा, यानी कि वो कितना पढ़ पा रहे हैं, अपने रीडिंग स्किल्स को देखने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए विद्यार्थियों को शिक्षक ने कहा कि कहानी को अपने शब्दों में दोबारा दोहराओ या कहानी के मुख्य बिंदु बताओ। अच्छा, इससे मूल्यांकन अच्छा होगा। कहानी के पत्रों में से किसी एक के आधार पर दैनंदिनी बनाओ। पहचाने गए शब्दों के समूह का स्वयं प्रयोग करें। विषय के लाभ तथा हानि पर चर्चा करें। देखिए, तो लाभ हानि पर चर्चा करें। अब पठन का एक अच्छा तरीका आप मूल्यांकन आप कैसे कर सकते हैं? जहाँ पे आप जो शब्द हैं उनको दोबारा, जैसे हम बुक रीडिंग करवाते हैं तो उससे हम क्या करेंगे, रीडिंग अवबोधन का मूल्यांकन यानी पठन अवबोधन का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सबसे बढ़िया हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है? नई भाषा सीखने के लिए क्या सही है? मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है, मातृभाषा का प्रयोग सहायता करने की जगह बाधा उत्पन्न करता है, तो ये बात तो गलत हो गई। शिक्षक के द्वारा मातृभाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए, क्यों? शिक्षार्थियों द्वारा मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्यों?
क्यों नहीं मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेगा तो कौन सी भाषा बच्चा यूज करेगा दूसरे देश विदेश की कक्षा में? बिल्कुल किसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पॉजिटिव ऑप्शन यही है। भाषा में किन्हीं ग्राम्य कौशल कहते हैं। ग्राम्य कौशल जो रिसीव करे ना, श्रवण तथा वाचन कौशल, श्रवण तथा पठन कौशल, वाचन तथा लेखन कौशल, वाचन तथा पठन कौशल। तो 22 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए, जहाँ पे श्रवण और वाचन कौशल हो, ठीक है, सुना और बोला, लिसनिंग और स्पीकिंग की बात हो, सुना और बोला जाए, वो क्या हो जाएगा? ग्राम्य कौशल हो जाएगा, क्योंकि हम ग्रहण कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना। 22 का अच्छा, जहाँ पे क्या है, भाषा में किन्हीं ग्राम्य कौशल, जहाँ पे हम ग्रहण कर रहे हैं, तो वाचन तो ग्रहण थोड़ी हो जाएगा, श्रवण तो होगा, लेकिन वाचन अगर हम बोलते हैं तो वो ग्रहण नहीं होगा, बल्कि वो तो हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, श्रवण और पठन कौशल। हम सुन रहे हैं तब भी हम ग्रहण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं तब भी हम क्या करेंगे, ग्रहण ही कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है? ठीक है, शिक्षण के समय एज ए एग्जाम्पल में नहीं ले सकते। क्या? पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र ले सकते हैं, रेडियो प्रसारण, संदर्भ पुस्तकें, चित्रात्मक चार्ट, जो चार्ट हैं चित्र बनाए हुए गए हैं उन्हें नहीं ले सकते। तो लेकिन रेडियो ले सकते हैं हम, ये तीनों ले सकते हैं, लेकिन रेडियो प्रसारण नहीं ले सकते, जहाँ पे बच्चा सिर्फ सुनेगा ना, बच्चा ना ही बोल पाएगा ना ही उसे लिख पाएगा। तो रेडियो प्रसारण उतना बढ़िया नहीं है अधिगम सामग्री के लिए। उदाहरण के लिए हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं, लेकिन क्लास में ले जाके हम उससे कुछ एग्जाम्पल समझा पाएँ, ये बेहतर नहीं होगा, खासकर छोटे बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपचारात्मक शिक्षण के रूप में अनुशंसा नहीं की गई है? व्यक्ति विशेष की अधिगम संबंधी कमियों को पहचानना और निदान सुझाना, जिनके आधार पर उपचारात्मक निर्देश दिए जा सकें। तो नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। ये तो सही है, कमियों को पहचानने और उसका उपचार करें। अध्यापक समस्याओं को संबोधित करने और दूर करने के लिए व्यवहारिक उपचारात्मक समाधान ढूंढते, ये भी सही है। विद्यार्थियों की गलतियों का विश्लेषण करके उपयुक्त उपचारात्मक कार्यों का चयन करें। बिल्कुल विश्लेषण करें, क्या गलती है, कहाँ गलती है, फिर उस पर उपचार करें। नवीन पठन तथा शिक्षण विधियों को लागू करने के द्वारा उच्च अधिगम निर्णय नीतियों को लागू करें। इतना उच्च अधिगम निर्णय लिया जाए कि बच्चा समझ ही न पाए। चौथा ऑप्शन ही नेगेटिव है इसमें, कि बहुत ऊंचे स्तर की नीतियाँ नहीं होनी चाहिए। ऐसी नीति हो, ऐसे नियम कानून हो क्लास, कक्षा और विद्यालय के, कि बच्चा वहाँ पे रह सके, समझ सके, उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट ना हो, भारी न लगे बच्चे को ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा में शिक्षक विषय के बारे में बताते हैं तथा उस विषय पर लेख लिखने के से पहले वह विद्यार्थियों को उस विषय से संबंधित विचारों का जल्दी से सोने नहीं होगा, यहाँ पे जल्दी से पढ़ने होगा यहाँ पे, और उन्हें नोट करने के लिए कहते हैं। कक्षा में शिक्षक क्या कर रही हैं, यानी कि जो भी विषय बताए जा रहे हैं उसमें लेख लिखने के लिए कहा जा रहा है, उससे संबंधित कुछ पढ़ने और नोट बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो ये क्या है, पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति तो मतलब दोहरा कर उसी तरह लिख देना पुनरावृत्ति होती है। आकलन यहाँ पे हो नहीं रहा। मानस मंथन, सूचियों का जांच, तो सूचियों की जांच ऐसे कुछ हो नहीं रही। मानस मंथन यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग, बच्चा अब विषय के बारे में बताया गया है और फिर उसके बारे में कहा जा रहा है कि तुम कुछ उससे संबंधित कुछ लिखो, तो बच्चा सोचेगा समझेगा तब तो कुछ लिखेगा। बिल्कुल मानस मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, यहाँ पे सोचना, यहाँ पे कॉग्निटिव थिंकिंग हो रही है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, तर्क हो रहा है, बच्चा अपने आप से वाद विवाद करेगा, क्या सही है क्या गलत है, समालोचनात्मक चिंतन करेगा ना, बेसिकली चिंतन करेगा। तो मानस मंथन हो रहा है, मतलब पूरे उसके माइंड में मंथन हो रहा है, दिमाग पूरा उसका चारों तरफ चल रहा है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे स्वीकृति देता है?
मनुष्य भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का ही हिस्सा हैं। सही बात है। भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। भाषा में विवेचन तथा मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा से किए जाते हैं। देखिए 26 का चारों ऑप्शन बढ़िया है, लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन जो हो जाएगा ये कि संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत के कि भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। जो भी हम अगर हमें आदत ही न हो पढ़ने की 1 घंटे, तो हम 1 घंटे बैठ ही नहीं पाएंगे ना। तो वो आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि संरचना तथा शब्दावली होती है। भाषा की यह विशेषता क्या प्रदर्शित करती है? भाषा यादृच्छिक है, भाषा एक कौशल है, भाषा एक व्यवस्था है, भाषा एक प्रजाति विशेष है। तो 27 के सबसे सही ऑप्शन की बात कर ली जाए कि यहाँ पे संरचना शब्दावली है, अद्वितीय ध्वनि है, तो बिल्कुल भाषा एक व्यवस्था है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ना, आपने देखा होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये इंग्लिश का पूरी तरह से ट्रांसलेटेड वर्जन है। भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है? कहाँ आ गया क्वेश्चन? भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है? शुद्ध वर्तनी लिखना, अपने शब्दों में कहानी का सार लिखना, व्याकरण के नियमों का स्पष्ट करना या व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करना, और सहज गति के साथ वाचन पठन तथा लेखन, मतलब आसान तरीके से आप बोल सके, पढ़ सके और लिख सके, यही भाषा का प्रवाह है। तो 28 का आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे आप आसानी से बिना कुछ आपको ऐसा लग रहा हो कि आप बहुत टफ फील कर रहे हैं, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, इसको लिख पा रहे हैं तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो जहाँ पे आप वाचन पठन और लेखन कर लें वहाँ पे आप भाषा प्रवाह समझ लीजिए कि आप भाषा में बेहतर हो गए हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थी का आकलन करते समय शिक्षक को बच्चों की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए? हाँ, तुलना करनी चाहिए, ठीक है। अगर तुलना तो वैसे बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है पेडागोगी में कि किसी बात से तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है तुलना करनी भी चाहिए तो कैसे लोगों से? कक्षा में अन्य बच्चों के साथ नहीं, तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ नहीं, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के साथ नहीं, अधिगम की उसके पिछले स्तर से, यानी कि बच्चे ने पहले कितना सीखा और आज कितना सीखा है, उसमें तुलना करनी चाहिए। बच्चे ने अगर कल स्वर सीखा है तो आज व्यंजन सीखा है उसने, तो क्या अंतर आया है, ये सीखना। ये नहीं कि आपकी क्लास के बच्चे को तो 10 तक टेबल आता है, तुमको सिर्फ 5 तक टेबल आता है। बहुत से ऐसे टीचर होते हैं फिलहाल। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा। 13 क्वेश्चन की बात कर ली जाए कि लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या सम्मिलित है? प्रारूप, मानस मंथन, संपादन और दोहराना। तो देखिए 30 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो पहले तो हम मानस मंथन करेंगे, जब तक कुछ सोचेंगे नहीं तब तक हम लिखेंगे क्या ना। उसके बाद प्रारूप तैयार करेंगे, एक डेटाबेस तैयार करेंगे, बिल्कुल। उसके बाद हम उसको कहीं नोट करेंगे, लिखेंगे, संपादन करेंगे, उसके बाद हम दोहराएंगे ना। तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, ठीक है ना। ये पहले 2 होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये दूसरे नंबर पे होगा, तीसरे नंबर पे ये होगा और चौथे नंबर पे ये होगा। तो आपका पहले दूसरा किस में है? पहले दूसरा दूसरे में है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। क्लास में आप हैं और आपने एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है, यानी कि सुनते ही बच्चा क्या करता है, एक वाक्य में प्रयोग कर लेता है, यानी कि बात बोलते समय या रखते समय बच्चा उस शब्द का प्रयोग कर लेता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं, और आप प्रशंसा करते हैं कि सही बात है, मैंने सिर्फ बोला और इस शब्द को समझाया भी नहीं, लेकिन बच्चा समझ गया। तो आप प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया है। वह भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से का निरूपण करती है। किसका निरूपण करती है? ठीक है, यानी कि बिना किसी एफर्ट के आपके बात को बच्चा समझ पा रहा है, तो वो क्या है? स्किनर के सीखने का सिद्धांत है, पियाजे के सीखने का सिद्धांत है, चॉम्स्की या ब्रूनर के। देखिए अगर 31 की बात कर ली जाए तो यहाँ पे स्किनर के सीखने का सिद्धांत है। ये 31 का जो है पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे बच्चा
क्या कर रहा है, बहुत जल्दी से क्या कर रहा है, चीज़ों को एक्वायर कर रहा है, सीख ले रहा है। अगला क्वेश्चन है, लिखना सीखने के लिए दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम के प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम से लगाइए। बच्चे को कहा जा रहा है कि जो भी दिया गया है इसको क्रम से लगाना गया है। शिक्षार्थियों से 1 से 4 और ए से एल अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें, यानी कि 1 2 में या 1 2 3 4 में 4 तक और ए से लेके एल तक, ए फॉर एप्पल से लेके एल फॉर लायन तक लिखने के लिए कहें। शिक्षार्थियों को 0 से 8 यानी 1 से 8 तक और बी से क्यू अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। शिक्षार्थियों को सस्वर पठन करने और कोई भी अक्षर या अंक लिखने, यानी कुछ भी बच्चा पढ़े और कुछ भी जो भी उसे सही लगे वो लिखे। 32 का सही ऑप्शन जो होगा वो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे 1 to 4 फिर A to L ना, ताकि बेसिक बच्चों को समझ में आए। फिर हम 0 से 8 थोड़े से जो गति है या थोड़ा सा जो लेवल है उसको ऊपर कर देंगे। फिर जब बच्चा थोड़ा सा बच्चे में समझ आ जाएगा तो बच्चे से कहेंगे वो सर्च पर पढ़े और जो भी उसे समझ में अंक आए वो उसको लिखे। तो पहला दूसरा तीसरा किस में है, तीसरे में है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, शब्द दीवार शब्दों का समूह जिसे कक्षा के दीवारों पर बड़े आकार के अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया जाता है। तो आप देखते होंगे नर्सरी की क्लास में या अदर जो 8 तक क्लास चलती है उसमें चित्र बहुत बनाए होते हैं। प्राइमरी अगर स्कूल से आप देखेंगे गांव के या कहीं के भी, तो उसमें थोड़ी सी पेंटिंग वगैरह से बच्चों को एक क्रिएटिविटी का भी आता है और बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं ना। तो दीवारों पर चिपकाया जाता है या बनाया जाता है कि वह साफ साफ नज़र आ सके। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता संप्रत्यय या कौशल इस शब्द दीवार के उपयोग में पढ़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और किसके लिए वो इतना जो है पेंट किया जाता है या क्रिएटिव बनाया जाता है। संरक्षित कहानी कथन, कठिन शब्दों का उच्चारण, अक्षरों का बनावट, मूल शब्दों की समझ। 33 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो बच्चा मूल भाषा को समझ सके, इसीलिए बड़ा सा एप्पल बनाया जाता है ताकि इसको देख के बच्चा समझ पाए कि ए फॉर एप्पल होता है और बच्चा ए फॉर एप्पल लिख दे ना। और पोस्टर चिपका दिए जाते हैं क्लास 1 2 में, ये बॉल है तो बी से ये क्या है, बी फॉर बॉल बच्चा लिख सके। तो ये चीज़ मूल भाषा को समझने के लिए, मूल शब्द को समझने के लिए पर्टिकुलरली इसका यूज़ किया जाता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पठन का सार तत्व है अक्षर ज्ञान, अर्थ, वर्तनी या प्रवाह। 34 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो अर्थ। पढ़ने का मतलब है, इसका पूरा सार है कि आप उसका अर्थ समझ पा रहे हैं कि नहीं। पढ़ते जाइए उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं आप तो क्या मतलब है पढ़ने का। श्रुति ग्रेस एक शिक्षार्थी हैं, टीचर हैं जो अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनने, पॉडकास्ट मतलब किसी का इंटरव्यू लेना, आप जानते हैं, पॉडकास्ट सुनने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी किस संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करेगी, या मतलब किसमें उतना बढ़िया नहीं है ये। कल्पना शक्ति, यानी कि वो कल्पना कर पाएगी। सक्रिय श्रवण, पॉडकास्ट मतलब है 2 लोग बोल रहे हैं, आप सिर्फ सुन रहे हैं ना, तो सक्रिय श्रवण तो होगा। समझ पा रही हैं आप, सही है। संरचना और कल्पना शक्ति कि आप सोच पाएंगे या क्रिएटिव कर पाएंगे उसमें कि नहीं। 35 की बात कर ली जाए तो यहाँ पे सिर्फ आप सुन रही हैं, ठीक है, और आप समझ रही हैं, लेकिन आप कल्पना नहीं कर पा रही हैं कि इसके बाद भी क्या हो सकता है ना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कल्पना शक्ति इसमें सही हो जाएगा। 35 का पहला ऑप्शन। 36 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को संप्रेषण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त करेगा। इस कहानी अच्छा, जहाँ पे शिक्षण का संक्षेपण सर्वाधिक उपयुक्त हो तो कैसा क्वेश्चन आप पूछेंगे। इस कहानी का शीर्षक क्या होगा। इस कहानी का कोई अन्य अंत सोचिए।
लेखक ने कुत्ते के पात्र को देखे, तो ये तो वो हो गया बंद प्रकार का हो गया। दी गई तस्वीर के आधार पर अनुमान लगाई कहानी में क्या हो रहा है, तो बच्चा वो तो लगा ही लेगा, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जो थोड़ा सा बच्चे में संक्षेपण, जो बच्चे को थोड़ी सी ज़्यादा सोचने की शक्ति प्रदान करे, वो क्वेश्चन बढ़िया होगा। तो इस कहानी का शीर्षक क्या होगा, यानी कि आप कहानी बता दें। अंत सोचना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शुरू करना बहुत बड़ी बात है, आप जानते हैं। तो शुरू करने के लिए आपको शीर्षक सोचना पड़ेगा, तो वो शीर्षक सोचने में दिक्कत होती है। बच्चा बहुत मंथन करेगा कि इस कहानी में लास्टली क्या कहा जा रहा है, मेन मुद्दा क्या है, क्या शीर्षक बेहतर होगा। ये तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि इस कहानी का शीर्षक क्या होगा। ये सबसे बढ़िया है, बच्चे के जो तर्क वितर्क और वाद विवाद और संप्रेषण करने की क्षमता है वो सही हो, संज्ञानात्मक विकास हो, बढ़िया। 37 क्वेश्चन की बात कर ली जाए कि कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करता है। यानी कि पढ़ने के बाद में हम प्रश्न के हिसाब से शिक्षार्थियों को अनुमान लगाने के लिए कहें, तो क्या कवि द्वारा इधर से होगा, द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है। हम बच्चों से पूछेंगे क्या इस कविता में जो शीर्षक कवि ने दिया है वो सही है। कविता में से बिंब का चयन कीजिए और उसे एक वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। मतलब कोई एक वाक्य लीजिए, एक ग्रुप लीजिए, उसको एक वाक्य में लिखिए। आपको कविता के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि जो भी सबसे बढ़िया तुम्हें लगा हो ना। बच्चे से कहेंगे कि वो अपनी भाषा में तुम बताओ। कविता के अनुसार छोटे लड़के को जंगल कैसा लगा, तो वो तो एक लाइन में क्वेश्चन देता, तो वो एक लाइन में जो क्वेश्चन हो वो सही नहीं है ना, एक लाइन में। तो यहाँ पे कवि वाली बात जो है कि क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है, सही है कि गलत है। अगर गलत है तो क्यों गलत है, क्या होना चाहिए इसका शीर्षक ना। तो वो ये भी इसमें सोचने पे बहुत बच्चा सोचेगा कि शीर्षक सही है कि नहीं है, तो ये बेहतर होगा ऑप्शन पहला। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव आंसर सही होगा, सबसे सही ऑप्शन। शिक्षार्थियों को उनके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना, यानी कि जो भी बच्चा शुरू कर रहा है उसको आप थोड़ी सी हिंट देके आप उसको कर दें। एक बार जब शिक्षार्थी लेखन कार्य समाप्त कर ले तो उसे मानदंड निर्देश दें और ग्रेड साझा करें नहीं। शिक्षार्थी के साथ विषयों की एक सूची साझा करना और अपनी पसंद के शिक्षक की पसंद के नहीं, बच्चे की पसंद के बारे में उन्हें लिखने के लिए कहना। शिक्षार्थियों को एक अनुच्छेद पढ़ने और मुख्य पात्र के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहना। उसमें मेन जो पात्र है, मुख्य जो है, उस पर अपनी राय बच्चों के लिए लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन होगा, सबसे अच्छा जो उदाहरण होगा कि बच्चा क्या करे, शिक्षार्थियों को एक अनुच्छेद पढ़ने और मुख्य पात्र के बारे में अपनी राय। तो लेखन का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम शिक्षार्थियों को उनके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य दें और उस पर लिखने के लिए कहें ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 38 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को परसर्ग प्रकरण पर आगमन विधि से कार्य के उपागम का अनुगमन करता है। देखिए, जो परसर्ग विधि है, जब हम अलग अलग तरीके से अलग अलग उदाहरण से बच्चों को समझाते हैं किसी भी चीज़ को ना, विविध तरीके से, तो वो परसर्ग प्रकरण हो जाता है। तो परसर्ग का प्रयोग करने के नियम को स्पष्ट कीजिए और उसके उदाहरण दीजिए। सिर्फ उदाहरण दीजिए ना, स्पष्ट नियम करके उदाहरण दे दीजिए। शिक्षार्थियों को वाक्य के अनेक उदाहरण देना और उनसे नियम निकालने के लिए कहना। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है और भी कुछ सोचने की इसमें ज़रूरत है नहीं। देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन भी कि परसर्ग को दृश्यात्मक रूप से प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक को स्पष्ट करना और शिक्षार्थी को उनके ही वाक्य में प्रयोग करना। विभिन्न वाक्य देना, शिक्षार्थी से उनकी पहचान करने के लिए कहना, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ना। तो दूसरा ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा 39 का।
एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता को क्या समझते हैं? बहुभाषिकता आखिर क्या है? शिक्षार्थी की भाषा का प्रयोग करना, यानी कि बच्चा जो बोल रहा है उसकी भाषा का प्रयोग करना। विद्यालय में अनेक भाषा पढ़ाना नहीं, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं को पढ़ाना नहीं, केवल मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना नहीं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षार्थी की भाषा का प्रयोग करना। काल के भेद को सिखाने पर आधारित पाठ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त आकलन प्रश्न है? कौन सा ऐसा प्रश्न आप करेंगे कि पता चलेगा कि बच्चा अच्छा सीख चुका है। क्रिया क्या होती है, इसका उदाहरण दीजिए। नहीं। दी गई नियमावली का प्रयोग करते हुए कार्यपत्रक पर कार्य कीजिए और उसके काल भेद लिखिए। ये भी उतना प्रभावी तरीका नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक लीजिए और भूतकाल एवं भविष्यकाल की परिभाषा को रेखांकित कीजिए। नहीं। सामान्य वर्तमान काल के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और इस तरह से आप देंगे तो ये भाग हो गया। तो इसमें भाग गया, भाग जाना, भागा, बच्चा अपने हिसाब से इसका यूज करेगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। थोड़ा सा बच्चे को सोचने का मौका, इन सब में बच्चे को सारी चीज़ें दे दी जा रही हैं जो कहा गया है उसी तरह बच्चा। अब क्रिया क्या होती है तो जो टीचर ने लिखवाया होगा बच्चा वो बोल देगा, जो टीचर ने उदाहरण दिए होंगे वो बच्चा बोल देगा। तो चौथा ऑप्शन में बिल्कुल बच्चा सीखेगा, सोचेगा। शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उनके विभिन्न उदाहरणों का एक क्षेत्रीकरण तो यहाँ नहीं होगा फिलहाल, क्षेत्रीकरण नहीं एकत्रीकरण हो जाएगा। यहाँ पे एकत्रीकरण कीजिए तथा उनका रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है? सीखने का आकलन, योगात्मक आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, आकलन कार्य। 42 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोर्टफोलियो आकलन। ठीक है, जहाँ पे बच्चा पोर्टफोलियो आकलन सोचते हैं जहाँ पे विद्यार्थी के सभी कार्यों का एक उद्देश्यपूर्ण और उत्तम तरीके से हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं। ठीक है, सब मिला जुला के, तो पोर्टफोलियो आकलन हो जाता है। हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है। ठीक है, जैसे प्रमाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना, जो चीज़ें प्रमाणिक हैं उनका प्रयोग करना। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है, जो थोड़ा बढ़िया नहीं होगा, सबसे बढ़िया जो न हो? स्वनियमों की नियमावली, यानी कि जो भी नियम बनाए गए हैं उनकी नियमावली के हिसाब से काम करना। ठीक है, तो ये तो उतना बढ़िया नहीं रहा। ठीक है, स्थानीय रेस्टोरेंट का भोजन मेन्यू, ये भी प्रमाणिक है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु मीडिया का प्रयोग करना, ये भी प्रमाणिक सामग्री हो जाएगी। प्रकाशित पुस्तक की प्रतिक्रिया के रूप में लेखक को लिखा गया पत्र, ये भी सही है ना। लेकिन अपने से जो नियम बनाएंगे वो थोड़ा सा प्रमाणिक पाठ्य सामग्री में नहीं होगा। प्रामाणिक पाठ्य सामग्री हो जाती है जो ऑथेंटिक हो, जिसका कुछ उद्देश्य हो ना। वाई एक ऑनलाइन उपकरण है जो नए शब्द, उनके अर्थ, उच्चारण और वाक्य में प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध कराता है। यानी कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चे अर्थ ढूंढ लेते हैं, उच्चारण और वाक्य का प्रयोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है? तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑप्शन देखते हैं। दो भिन्न पाठ्य पुस्तकों में संबंध बनाना, दी गई पाठ्य सामग्री पढ़ना और तथ्यात्मक सवालों के जवाब देना, कहानी और घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना, दी गई पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ना। सिर्फ प्रवाहपूर्ण पढ़ लेने से नहीं होगा कुछ। 43 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो दी गई पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ना, यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपने दूसरा अगर चूज किया है तो ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए समझ लेते हैं, दो भिन्न पाठ्य पुस्तकों में संबंध, सिर्फ पाठ्य पुस्तक में संबंध बनाने का मतलब, बनाने के लिए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये शुरू नहीं किया गया होगा। इसमें ये होगा कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो दी गई सामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ सके, इसके लिए बच्चों को सारे जो ज़रूरी हैं चीज़ें उन पर फोकस करवा रहा है ना। 44 क्वेश्चन की बात कर ली जाए। जब नव वर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है तब एक शिक्षार्थी इस प्रकार लिखता है। मित्रों को आमंत्रित किया, केक लाया, बहुत सारी चीज़ें और फिर सजावट, पेय, जलपान, माता पिता गुब्बारे फुलाए, मैंने सजाया।
इस तरह से बच्चा क्या करता है, एक अनुच्छेद लिखता है। अब आप शिक्षार्थी को अनुच्छेद लेखन के किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे? कल्पनाशीलता का, संरचना बनाना का, मसौदा तैयार करने का, या संपादन का? तो देखिए इसमें बच्चा कल्पना तो कर पा रहा है लेकिन मसौदा तो किस प्रकार से लिखना है वो नहीं समझ पा रहा है बच्चा ने। तो 44 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषाविद चॉम्स्की द्वारा किया गया है? मनुष्य में, चॉम्स्की क्या कहते हैं, बेसिकली ये बात कही जा रही है, मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात समझ होती है। ठीक है, ये बात रही। बच्चे अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से भाषा सीखते हैं। ठीक है, शुरुआती वर्षों में चीज़ों से परीक्षण के अभाव का प्रभाव भाषा विकास पर नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक भाषा अलग होती है और उनके अर्जन की अपनी पद्धतियाँ होती हैं, यानी अर्जन करने की कोई पद्धतियाँ नहीं होती, कोई नियम कानून नहीं होते हैं। ऐसे 45 क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही है कि वो कहते हैं, चॉम्स्की कहते हैं कि अर्जन करने की एक जन्मजात एक समझ होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने वाले कक्षा 8 के बच्चों को वर्तनी सिखाने के लिए सबसे कम प्रभावी उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे कम जो सही हो, चित्रात्मक शब्दकोश, शब्द दीवार, फ्लैश कार्ड, द्विभाषी अंग्रेजी, द्विभाषा पाठ्य वस्तु। देखिए 46 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए, सबसे कम जो होगा द्विभाषा पाठ्य वस्तु, हम 2 भाषाओं में दे दें चीज़ों को ना, सबसे कम यही होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संपूर्ण भाषा उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे कम सत्य कौन सा है? थोड़ा सा नेगेटिव क्वेश्चन है। व्याकरण संरचना की अपेक्षा अर्थ निर्माण पे बल। हाँ, व्याकरण किस प्रकार से बनाना है, इससे अच्छा है कि आप बच्चे को किस तरह से अर्थ निकालना है इस पर बल दें। सही बात है, ये तो सही है। शारीरिक गतियों के माध्यम से शब्द भंडार सिखाना, यानी कि कुछ एक्टिविटी करके बच्चों को हम सिखाएं, ये भी बात ठीक है। शिक्षार्थियों में स्वतः स्फूर्त बातचीत को बढ़ाना, बच्चे अपने आप से बातचीत कर सकें, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे कम जो है उस पर हमें चुनना है। शिक्षार्थियों के पूर्व अनुभव को प्रभावशाली तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए, ये सबसे कम इसमें जो सत्य है वो है दूसरा कि शारीरिक गतिविधि के माध्यम से शब्द भंडार, हम एक्टिविटी करके बहुत सारे शब्द भंडार नहीं अवेलेबल करा सकते हैं ना। जैसे अब अगर हम नोज को इशारा करेंगे तो बच्चा नोज एक प्रोनाउंस कर पाएगा कुछ ही हद तक, लेकिन बहुत जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन शब्द हैं, डिफ़िकल्ट यानी कि जो रोज़ाना हम भी बातचीत में करते हैं, जो एक्टिव वोकैबुलरी होती है, वो भी हम नॉर्मली एक्शन करके गतिविधि से नहीं कर सकते। 47 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है कि आपके शिक्षार्थियों ने अंग्रेजी में अभी पूरे वाक्य का प्रयोग करना शुरू किया है। ठीक है, मतलब पूरा वाक्य बच्चा यूज कर लेता है, लेकिन उसके बाद के वे अभी भी टूटे हुए निवेश परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बोधगम्य निवेश इस शिक्षार्थी के लिए हो सकता है? यानी कि बच्चा प्रयोग तो करता है लेकिन अभी थोड़ी बहुत कमियां हैं, तो उसमें क्या सही होगा? छोटे शब्दों में शिक्षार्थी से बातचीत करना, शिक्षार्थी से टूटे वाक्यों में बातचीत करना, शिक्षार्थी से छोटे और सरल वाक्यों में बातचीत करना, ताकि बच्चा और उसका अच्छे से समझ पाए। जब बच्चा समझ पाएगा तो उसका इस्तेमाल भी कर पाएगा, यूज भी कर पाएगा। 48 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 है कि बच्चों को कविता से परिचित कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे कम तर्क संगत कारण कौन सा है? थोड़ा सा नेगेटिव, सबसे कम जो सबसे सही ना हो। गीतों के माध्यम से अधिक सरलता से शब्द भंडार अर्जित करने में बच्चों की मदद करना, शिक्षार्थियों को रटने, जहाँ रटने की बात होगी वही सबसे नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे थोड़ा कम पूछा है तो सबसे कम तो दूसरा ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन 50वां। कक्षा 8 की अंग्रेजी की शिक्षिका शिक्षार्थियों को एक लघु कहानी पढ़ने और प्रत्येक वाक्य में सर्वनाम, यानी कि वह, तुम, आप, हम के बारे में चर्चा करती है। यह गतिविधि किस तरह के पठन के साथ सर्वाधिक रूप से संयोजित है? विस्तृत पठन, बारीकी से पठन, गहन पठन, प्रूफ पठन। देखिए विस्तृत पठन तब होता जब बच्चा विस्तार से पढ़ लेता ना। बारीकी से पठन की अगर बात होगी
बारीकी से पठन तब होगा जब बच्चा उसका सारांश निकाल रहा है, उसका अर्थ समझ रहा है। गहन पठन तब होगा जब उस अर्थ के साथ साथ बच्चा उसको डिफाइन कर पाए, ठीक है, उन पे अंतर निकाल पाए, उनमें समालोचनात्मक चिंतन कर पाए। तो तीसरा ऑप्शन ही सबसे, प्रूफ पठन कुछ होता नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर इन 50 क्वेश्चन में कैसा रहा और आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। क्या आपके लेवल के क्वेश्चन हैं जैसे CTET में पूछे जाते हैं? बिल्कुल, मैंने बहुत ही कोशिश करी है पूरी अपनी कि मैं वो उन 50 क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आपके समक्ष रख पाऊँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बेसिकली। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट